गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता कोदिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण तथा अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज के समय में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह दुनिया का सबसे बड़ा शासक है, क्योंकि वह राज भी करता है और शासन भी करता है। वहाँ पर वास्तविक तथा नाम मात्र दोनों कार्यपालिकाएं नहीं होती। सारी शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती है। राजनीतिक विचारक सर हेनरी मैन ने तो लिखा है कि इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं करता। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है न ही शासन करता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है। वहीं वुड्रो विल्सन ने कहा है कि अमेरिका के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा राष्ट्र के नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं। परंतु कुछ ऐसे प्रभावों ने जो शासन पद्धति में ही निहित है उसे इन तीनों ही बना दिया। जब संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन ये 9 अक्षर यानी प्रेसिडेंट PRESIDENT जो ये स्पेलिंग है, ये 9 अक्षरों से बनी है। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वह लोकतंत्र में किसी अध्यक्ष के हाथ की इतनी महान शक्तियाँ सौंप देंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। साथ ही वर्तमान समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों में कई सारे कारणों से वृद्धि हो रही है। पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो कारण है वह है संकटकालीन व्यवस्था। अमेरिका को गृह युद्ध प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, कोरिया संकट, क्यूबा संकट, वियतनाम युद्ध तथा खाड़ी युद्ध के संकट से गुजरना पड़ा, और इन संकटों को विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अपनी अधिक शक्तियों का प्रयोग किया और कांग्रेस ने भी उसका विरोध नहीं किया। तो संकटकालीन जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, इनकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां दिनों दिन बढ़ती गई। दूसरा, दलीय प्रथा के उदय के कारण भी अमेरिकी राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। अमेरिका में दलीय प्रथा के उदय ने राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में सहयोग उत्पन्न कर दिया। जब राष्ट्रपति का दल उसकी नीतियों का समर्थन करता है, जिससे उसकी स्थिति और सुदृढ़ हो जाती है। तीसरा जो कारण है वह है परिपाटियां या रीति रिवाज, हम ये कह सकते हैं, या जो चीज़ें प्रचलन में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत परंपराएं तथा परिपाटियां भी है। उदाहरण के लिए संविधान कहता है राष्ट्रपति जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है उनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है, किंतु सीनेटोरियल शिष्टाचार की प्रथा के कारण सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है। सीनेट जनरली राष्ट्रपति जिनकी भी नियुक्ति करता है उनको स्वीकार कर लेती है, जिसे कि हम सीनेटोरियल शिष्टाचार कहते हैं। और ये हमारे एग्जाम में भी सीनेटोरियल शिष्टाचार के बारे में क्वेश्चन आता है। एक छोटे 20 शब्दों के क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन जनरली आता है। अगला जो कारण है वह है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। अब राष्ट्रपति का चुनाव व्यवहार में प्रत्यक्ष हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। राष्ट्रपति जनता से सीधी अपील करके जनमत तैयार कर लेता है। अब कांग्रेस राष्ट्रपति के पक्ष में शक्तिशाली जनमत देखती है तो वह उसकी बात को मान लेती है। अगला जो कारण है वह है न्यायिक निर्णय। संविधान की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है। इन व्याख्याओं के आधार पर ही निहित शक्ति का सिद्धांत विकसित हुआ है। इससे संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि से राष्ट्रपति की शक्तियां भी बढ़ी है। अगला जो कारण है या अंतिम कारण है वह है कांग्रेस के अधिनियम। कांग्रेस ने कानूनों द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। कांग्रेस ने 1933, 1941 तथा 1953 में अनेक अधिनियम पारित किए जो राष्ट्रपति को बहुत ही अधिक शक्तियां प्रदान करते हैं। इसी प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है।
अब हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है या वह कौन सी शक्तियाँ जो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। अगर हम देखें तो उन्हें हम 8 बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधि निर्माण संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वैदेशिक संबंधों का संचालन, दल के नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति, संकटकालीन शक्तियाँ व राष्ट्रीय नेता के रूप में। सभी देशों में चाहे संसदीय हो चाहे अधिकारात्मक हो, ये सारी शक्तियाँ वहाँ के शासनाध्यक्षों को प्राप्त होती है, परंतु संसदीय शासन में नाममात्र तथा वास्तविक शासक में अंतर होने की वजह से वहाँ एक व्यक्ति के पद में इतनी सारी शक्तियाँ निहित नहीं हो पाती है जितनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद में निहित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की। कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ उसमें पहला है कानूनों का क्रियान्वयन करना। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्र के कानून पूरी तरीके से लागू हो और कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य वह अटॉर्नी जनरल के द्वारा करता है। वह कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश निर्देश प्रसारित करता है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रशासन का संचालन भी करता है। शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना एवं संपूर्ण प्रशासन के संचालन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। संविधान में कहा गया है कि अधिशासकीय शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है। अगला जो है कार्यपालिका शक्ति वह है नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह कांग्रेस के निश्चयों व कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए वह आवश्यक नियुक्तियां करे। मोटे रूप में राजकीय नियुक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है उच्च स्तरीय, दूसरी होती है निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय नियुक्तियां स्वयं राष्ट्रपति द्वारा तथा निम्न स्तरीय नियुक्तियां सरकार के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के द्वारा की जाती है। अगला जो कार्यपालिका शक्ति है वह है सेवा से पृथक करने की शक्ति। नियुक्तियां करने में राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों की को पद से हटाने के लिए संविधान में उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय में भी मेयर्स नामक विवाद में यह फैसला दिया है कि राष्ट्रपति की पद से हटाने संबंधी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगली जो कार्यपालिका शक्ति है वह है कैबिनेट का नेतृत्व। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मंत्रिमंडल की नियुक्तियां करता है। वह मंत्रिमंडल का स्वामी है। वह किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है तथा किसी भी समय उसे पद से हटा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति सेना के प्रमुख के रूप में भी हमें दिखाई देता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए सेना का अध्यक्ष है। सेनाध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे सब प्रकार की सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। वही उच्च सैनिक, नौसैनिक व वायु सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधि निर्माण संबंधी शक्तियां दूसरी शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का प्रशासक ही नहीं वरन कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है। उसकी विधि निर्माण जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहली है राष्ट्रपति के संदेश। संविधान में कहा गया है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और उनके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझे। राष्ट्रपति इन संदेशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इन संदेशों का कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा प्राय कांग्रेस इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन करती है। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस के सामने जितने विधेयक आते हैं उनमें से 3/4 विधेयक वे होते हैं जो राष्ट्रपति चाहते हैं। अगला जो विधायिका संबंधी पावर है वह है राष्ट्रपति का वीटो। अमेरिकी राष्ट्रपति को निषेधाधिकार
भी कानून निर्माण के ऊपर काफ़ी असर डालता है। जो अधिकार उनको प्राप्त है संविधान के अनुसार, यह आवश्यक है कि कांग्रेस द्वारा पास किए गए प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके सामने प्रस्तुत किए जाए। जब कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई कानून राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या उस पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति दो तरह के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह उसके 10 दिन के भीतर अपने आक्षेपों सहित उस विधेयक को वापस कर देता है तो वह विलंबकारी निषेधाधिकार कहलाता है। यह निषेधाधिकार निरपेक्ष नहीं होता। यदि कांग्रेस दोनों सदन इस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकती है। इसके अतिरिक्त विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को एक अन्य प्रकार का भी वीटो का अधिकार है, जिसे हम पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। अपने इस वीटो का प्रयोग वह विधेयकों के विषय में जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता है केवल उन 10 दिनों में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। यदि इस बीच विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने के 10 दिन के भीतर कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया हो या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया तो विधेयक समाप्त समझा जाएगा। यह वीटो राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहलाता है। यह अधिकार 1828 में प्रथम बार प्रयुक्त किया गया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति का जो विधायिका संबंधी अधिकार है उसमें तीसरा है आदेश देना। यद्यपि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी नहीं कर सकता, तथापि ऐसी प्रथा है कि वह प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है और उन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के विविध विभागों में कार्य किए जाने के नियम बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रशासकीय आदेशों को कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा आज की समस्याओं की जटिलता एवं कांग्रेस के कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण प्रारंभ हुई है। इस प्रदत्त शक्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति अब यदि सिद्धांत में नहीं तो वास्तव में अपने हक से ही कानून बनाने वाला बन गया है। अगला जो विधायिका संबंधी अधिकार है, शक्ति है, वह है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों को आमंत्रित कर सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे यह सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशन को बुलाए जाने का क्या प्रयोजन है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान के वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को सत्ता संपन्न बनाया गया है, परंतु अब व्यवहार में राष्ट्रपति ही अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देश में तैयार किया जाता है। वही बजट को कांग्रेस द्वारा पारित करवाता है। राजनीति विचारक ओग व रे ने लिखा है कि बजट तथा अकाउंटिंग एक्ट 1921 द्वारा राष्ट्रपति बजट का संचालक ही नहीं अपितु सरकार का वास्तविक सामान्य कारोबारी मैनेजर का पद धारण कर चुका है। अब हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है, उन शक्तियों को छोड़कर जिन्हें महाभियोग लगाकर दंडित किया गया है। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। इस शक्ति के अधीन वह अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है तथा दंड को स्थगित कर सकता है। अगला जो शक्ति है राष्ट्रपति की या अधिकार है वह है वैदेशिक संबंधों का संचालन। विदेशी संबंधों के संचालन का व परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश की ओर से बोलने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अमेरिका की विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। उसे राजदूतों व विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। वही विदेशी राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देता है। वही विदेशों से विविध प्रकार के समझौते व संधियां करता है। वह किसी भी राजदूत को बर्खास्त कर सकता है। संधियों को करने में उसकी शक्ति पर वह प्रतिबंध आवश्यक है कि उसके द्वारा की हुई संधियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक हो। कभी कभी सीनेट संधियों को अस्वीकृत भी कर देती है। सन 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वारसाई संधि को अस्वीकृत कर दिया था।
पर संधि का प्रारूप तैयार करना, उसके विषय में संबंधित राष्ट्र से वार्ता करना राष्ट्रपति का ही कार्य है। राष्ट्रपति संधियों के अतिरिक्त कार्यपालिका समझौते भी करता है, जिसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। अगला जो शक्ति है वह है दल के नेता के रूप में। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का भी नेता होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति की चेयरमैन को नियुक्त करता है। उसके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी भरता है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। अगली जो शक्तियां हैं वह है संकटकालीन शक्तियां। अमेरिकी संविधान में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं है, किंतु अमेरिका अनेक संकटों से गुजरा है। अतः कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध के समय कहा था कि उसका मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना है। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को भी स्थगित कर दिया था। उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जो संविधान में नहीं दी गई थी। कांग्रेस ने उन्हें सब कार्यों की अनुमति दे दी। इसी प्रकार राष्ट्रपति विल्सन, रूजवेल्ट, ट्रूमैन आदि ने संकट के समय कांग्रेस को विश्वास में लेकर कुछ हद तक तानाशाही शक्तियों का प्रयोग किया। और अंतिम जो शक्ति है वह है राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है। विल्सन ने लिखा है, समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और उसका ध्यान रखा है। अमेरिकी राष्ट्र का कोई अन्य राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास व प्रशंसा जीत लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। कई शक्तियों का संगठन उसे सरलता से हटा भी नहीं सकता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों की व कार्यों की। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, या राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों से किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। साथ ही हम ब्रिटेन के सम्राट व प्रधानमंत्री के साथ भी अमेरिकी राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।